नमस्कार। आज हमारे सामने एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी के कुछ अंश हैं। नाम है राज, उस डरावनी जगह का। हाँ जी। स्रोत तो खैर कहानी ही है, और आज हम कोशिश करेंगे कि इसी की गहराई में उतरें, इसके रहस्य और किरदारों को समझें। बिल्कुल, ये कहानी हमें ले जाती है एक शहर के बाहरी इलाके में, अच्छा। एक वीरान डरावनी सी जगह। अच्छा। और जिक्र ये भी है कि लोग दिवाली की रात को भी उधर जाने से डरते थे। बाप रे, तो जाहिर है माहौल शुरू से ही रहस्य और थोड़े डर वाला है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही बुना गया है। हाँ, लगता है जैसे वो जगह खुद ही एक कैरेक्टर हो। तो चलिए एक एक करके खोलते हैं इस कहानी के परतें, देखते हैं कि इस डरावनी जगह का असल राज क्या है। ठीक है। किरदारों से शुरू करते हैं। यही कहानी एक बहुत अनोखा मोड़ लेती है। 3 जाने पहचाने नाम है ना? लेकिन रोल बिल्कुल अलग। हाँ, ये वाकई कहानी का एक बहुत ही आकर्षक पहलू है। पहला नाम सलमान खान। अच्छा, वही। हाँ, जिन्हें लोग आमतौर पर भाई या एक्शन हीरो की तरह जानते हैं, पर इस कहानी में वो एक आप कह सकती हैं बेरोजगार युवक हैं। बेरोजगार। हाँ, और हालात से मजबूर, छोटी मोटी चोरियां करते हैं। ये उनकी रियल लाइफ इमेज से एकदम उलट है। हाँ, ये तो सोचना ही दिलचस्प है कि लेखक ने ऐसा क्यों किया होगा। क्या ये सिर्फ मजे के लिए है या कोई गहरा मतलब? हो सकता है शायद ये दिखाने के लिए कि हालात किसी को भी कहीं भी पहुंचा सकते हैं। और ये किरदारों की असल छवि को पलटना कहानी में एक एक्स्ट्रा लेयर तो डालता ही है, पाठक को चौंकाता है। सही कहा। और शायद ये भी कि चीजों को सिर्फ ऊपर से नहीं देखना चाहिए। खैर, दूसरा नाम? दूसरा नाम है महेंद्र सिंह धोनी। कैप्टन कूल। हाँ, लेकिन यहाँ वो क्रिकेट के मैदान पर नहीं है। तो फिर? वो पुलिस की वर्दी में है। कहानी ये बताती है कि उन्होंने खेल छोड़ दिया और ईमानदारी से पुलिस की नौकरी चुन ली, और अब वो शहर के सबसे ईमानदार इंस्पेक्टर हैं। वाह, ये भी एक बड़ा बदलाव है। एक खिलाड़ी से कानून का रखवाला। और यहाँ देखिए, ईमानदारी पर जोर है। ये शायद धोनी की असल जिंदगी की छवि से थोड़ा जुड़ता भी है। हाँ, ये बात तो है। तो कहानी उनकी इस इमेज का इस्तेमाल कर रही है, पर एक बिल्कुल अलग प्रोफेशन में। जैसे खेल की स्ट्रैटेजी अब जुर्म सुलझाने में लग रही हो। और तीसरे, रोहित शर्मा। हाँ, रोहित शर्मा, क्रिकेट के हिटमैन। वो क्या कर रहे हैं कहानी में? वो अब राजनीति के मैदान में है। कहानी उन्हें एक पॉलिटिशियन के तौर पर दिखाती है। सत्ता में है, शायद सत्ता के नफे नुकसान समझ रहे हैं। अच्छा, तो मैदान की आक्रामकता पॉलिटिकल गलियारों में, ये भी दिलचस्प है। तो आप देखें ना, कहानी शुरू ही होती है इन 3 किरदारों के साथ। एक तरह का दिमागी खेल खेलती है। रियल लाइफ के सुपरस्टारों को बिल्कुल आम या कहिए नेगेटिव या एकदम अप्रत्याशित रोल्स में डालना पाठक को फौरन कहानी से जोड़ता है और सवाल खड़े करता है, क्यों, इनका क्या काम है इस कहानी में। सही कहा, बिल्कुल सही। अब आते हैं कहानी के मेन प्लॉट पर। शुरू कैसे होती है ये? कोई एक्सीडेंट होता है? हाँ, एक हवाई जहाज का हादसा होता है। अच्छा। और शहर में ये अफवाह तेजी से फैल जाती है कि हादसे में एक बहुत अमीर बिजनेसमैन मारा गया है। लेकिन बात यही नहीं रुकती। अफवाह का दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी हिस्सा ये है कि उस बिजनेसमैन की करोड़ों की दौलत, जिसमें शायद काला धन भी था, वो एक तिजोरी में बंद है, और वो तिजोरी वो अब उसी डरावनी हवेली में कहीं छिपा दी गई है। ओह, तो ये है वो चुंबक, पैसा, रहस्य और वो बदनाम हवेली। यही चीज इन तीनों अलग अलग किरदारों को एक जगह खींचेगी। बिल्कुल। तो आज हमारी चर्चा इसी पर रहेगी कि ये तीनों, सलमान जो चोर बना है, धोनी पुलिस वाले, और रोहित नेता, उस हवेली तक क्यों और कैसे पहुंचते हैं, और फिर उस डरावनी जगह पर उनके इरादों का क्या होता है। क्या मिलता है उन्हें जो वो चाहते हैं, या हवेली का राज कुछ और ही निकलता है। हाँ, यहीं से कहानी का असल ताना बाना बुनना शुरू होता है। तीनों के हवेली जाने के मकसद एकदम अलग है, और यहीं पर देखिए हितों का टकराव होता है। सबसे पहले सलमान खान। कहानी कहती है कि वो बेरोजगारी से, शायद गरीबी से तंग आ चुके हैं। हाँ। और उन्हें ये एक मौका लगता है अपनी किस्मत बदलने का। उन्हें लगता है भाई, अगर वो तिजोरी हाथ लग गई तो बस सारी मुश्किलें खत्म। तो उनका मकसद तो सीधा है, चोरी। बिल्कुल साफ। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर धोनी, वो तो कानून के आदमी है। हाँ। उन्हें अपने सोर्सेस से पता चलता है, या शायद किसी मुखबिर से, कि उस वीरान हवेली में कुछ गड़बड़ है, कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, ये शायद वो तिजोरी ही अवैध है।
अच्छा। तो वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं अपनी ड्यूटी निभाने, कानून का पालन करवाने। उनका मकसद है सच का पता लगाना, व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है। और फिर आते हैं रोहित शर्मा, राजनेता। कहानी के हिसाब से उनकी नजर तिजोरी पर नहीं है। नहीं, तिजोरी पर नहीं, उनकी नजर है उस जमीन पर जिस पर वो हवेली खड़ी है। अच्छा, जमीन पर? क्यों? शायद वो कोई प्राइम लोकेशन होगी या उसका कोई और महत्व होगा। वो अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। तो उनका मकसद है सत्ता और संपत्ति का विस्तार। बिल्कुल। तो देखिए, एक ही मंजिल, वो डरावनी हवेली, लेकिन रास्ते और इरादे कितने अलग हैं। हाँ, ये तो है। एक दौलत चुराने आया है, दूसरा कानून की रक्षा करने और तीसरा जमीन हड़पने। कहानी इन तीनों धागों को एक साथ लाती है और यहीं से टेंशन बढ़ता है। ये सिर्फ किरदारों का टकराव नहीं है, ये शायद अलग-अलग इंसानी फितरत, लालच, कर्तव्य और सत्ता की भूख, इनका भी टकराव है। ये बहुत दिलचस्प मकताओं रहे हैं आपने। लेकिन जैसा कि ऐसी डरावनी जगहों की कहानियों में अक्सर होता है, मामला सिर्फ इंसानी इरादों तक तो रहता नहीं होगा। सही पकड़ा आपने। हवेली में क्या सिर्फ तिजोरी का ही राज है या कुछ और भी है वहाँ? बिल्कुल। कहानी यहाँ एक और परत जोड़ती है, सुपरनैचुरल, अलौकिक। ओह। स्रोत बताते हैं कि उस हवेली में सिर्फ सन्नाटा और धूल नहीं है, वहां एक अतृप्त आत्मा भी भटकती है। आत्मा? हाँ, और ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है। अच्छा, किस तरह की आत्मा है ये? कहानी के अनुसार ये पुराने जमाने की एक औरत की आत्मा है जिसकी मौत किसी धोखे की वजह से हुई थी। ओहो, धोखा। हाँ, और उसकी एक खास बात बताई गई है कि वो अपनी शारीरिक, कह लीजिए यौन इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाती थी। बाप रे। हाँ, ये चीज उसे एक खतरनाक और अप्रत्याशित एलिमेंट बनाती है। एक अतृप्त वासनात्मक आत्मा, ये तो कहानी को और भी पेचीदा बना देता है। और उसका मकसद क्या है? वो क्या चाहती है? कहानी कहती है कि वो हवेली में आने वाले हर आदमी को, हर पुरुष को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। क्यों? शायद अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करने के लिए या शायद बदला लेने के लिए। कहानी में एक घटना का जिक्र भी आता है। हाँ। जहां सलमान खान, जो चोरी के इरादे से अंदर घुसा था, वो लगभग उस आत्मा के चंगुल में फंसी जाता है। ओ, तो वो बच कैसे पाया फिर? किस्मत से कहिए या कहानी के प्लॉट के हिसाब से, ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर धोनी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाते हैं। अच्छा। और धोनी की मौजूदगी से या उनके एक्शन से सलमान बच जाता है। ये घटना दिखाती है कि आत्मा सिर्फ एक अफवाह नहीं है, वो एक एक्टिव खतरा है उस हवेली में। ये आत्मा वाला एंगल कहानी को हॉरर जोन में ले जाता है। पर क्या ये सिर्फ डराने के लिए है या इसका कोई और मतलब भी निकलता है? ये अच्छा सवाल है, क्योंकि कहानी इस आत्मा को सिर्फ एक भूत की तरह नहीं दिखाती। ऐसा लगता है कि वो इंसानी कमजोरियों को समझती है। अच्छा। कैसे? और उनका इस्तेमाल करती हैं। कहानी में एक गरीब परिवार के बेटे का भी जिक्र है। हाँ, मैंने पढ़ा था। वो शायद पास में ही रहता होगा या काम की तलाश में वहां पहुंचा होगा। अपनी पत्नी और बच्चे के लिए मेहनत करता है। एक सीधा सादा सा आदमी। हाँ, वही। कहानी बताती है कि वो भी हवेली की उस रहस्यमयी ताकत या शायद उस आत्मा के असर में आ जाता है। वो उसे अपने वश में कर लेती है, उसे बरगला देती है। ये दिखाता है कि कैसी जरूरत और लाचारी इंसान को कमजोर बना सकती है। हाँ। और कैसे फिर बुरी ताकतें या बुरे लोग इसका फायदा उठाते हैं। और यहीं पर शायद रोहित शर्मा का किरदार फिर से एक्टिव होता है। बिल्कुल। रोहित शर्मा जो नेता हैं, वो इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कैसे? वो उस गरीब आदमी और उसके परिवार से मिलते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं और उनसे बड़े-बड़े वादे करते हैं। जैसे मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलाऊंगा, ये जमीन तुम्हारी होगी, इस टाइप की बातें। लेकिन कहानी इशारा करती है कि उनकी नीयत साफ नहीं है। उनका असली मकसद तो अब भी वही है, हवेली की जमीन पर कब्जा करना। वो बस इस गरीब परिवार को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बाप रे। तो यहाँ कहानी एक तरह की सामाजिक टिप्पणी भी कर रही है। कैसे पावरफुल लोग या चालाक लोग आम आदमी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, झूठे सपने दिखाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये तो आत्मा के शोषण से भी ज्यादा डरावना लगता है। हाँ, ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ सुपरनैचुरल शोषण का डर है, दूसरी तरफ इंसानी शोषण की हकीकत। कहानी दोनों को एक साथ रखती है और माहौल को और रहस्यमय बनाने के लिए कुछ अजीबो-गरीब डिटेल्स भी डाली गई हैं।
जैसे कि वो आत्मा का मॉडर्न बातें करना। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला है ना? एक पुराने जमाने की आत्मा, लेकिन वो इंसानों को बहकाने के लिए कभी-कभी आज के जमाने की चीजों का जिक्र करती है, हाँ, ये अजीब है। कि एक मतलब क्रिएटिव लिबर्टी है। कहा नहीं जा सकता। और फिर वो सबसे अजीब चीज, हवेली की दीवार पर टंगा हुआ कॉन्डम का पैकेट। हाँ, ये तो बहुत ही मतलब अनपेक्षित है। कहानी कहती है कि इसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। इसका क्या मतलब हो? ये तो हॉरर कहानी में एक बहुत बोल्ड और अजीब इमेज है। बोल्ड भी और अजीब भी, और शायद इसीलिए याद रहने वाली भी। इसके कई मतलब हो सकते हैं। देखिए, जैसे सबसे सीधा मतलब तो कहानी में बताई गई आत्मा की अतृप्त वासना से जुड़ता है। ये उसकी अधूरी इच्छाओं का एक बहुत ही भद्दा, चौंकाने वाला सिंबल हो सकता है। या फिर क्या कोई और गहरा मतलब भी हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है ये उस हवेली में हुए किसी और तरह के सीक्रेट कामों या रहस्यों की तरफ इशारा हो, जो आत्मा की कहानी से भी परे हो। अच्छा। शायद वहाँ कुछ ऐसा होता था जिसके बारे में लोग जानते थे पर कहते नहीं थे। या फिर जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक शॉक वैल्यू वाला एलिमेंट है जो लॉजिक से परे है और डर पैदा करता है। कहानी यहाँ भी पाठक को सोचने पर मजबूर करती है। ये मॉडर्निटी और प्राचीनता, वासना और वीरानेपन का एक अजीब सा मिक्सचर पेश करती है। वाकई कहानी इन छोटी छोटी डिटेल से काफी परतें जोड़ती है। अच्छा, अब कहानी आगे बढ़ती है और आखिरकार तीनों मेन किरदार सलमान, धोनी, रोहित और शायद वो आत्मा भी आमने सामने आते होंगे। क्लाइमैक्स में क्या होता है? हाँ, कहानी अपने पीक पर पहुंचती है जब इन तीनों का सामना हवेली के असल रहस्य से होता है, यानी उस आत्मा और शायद तिजोरी की सच्चाई से। उनके जो अलग अलग मकसद थे वो अब एक कॉमन प्रॉब्लम या चैलेंज में बदल जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वो इस सिचुएशन को संभालते कैसे हैं। क्या वो मिलकर काम करते हैं या अब भी अपने अपने रास्ते पे ही चलते हैं? कहानी दिखाती है कि वो स्थिति को अपने अपने तरीके से हैंडल करते हैं, अपनी खासियत या पेशे के हिसाब से। सलमान खान जो चोर हैं, हाँ, वो अपनी चोरी की कला और चालाकी का इस्तेमाल करते हैं। बताया गया है कि वो उस रहस्यमयी तिजोरी का ताला खोलने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, तो तिजोरी खुल जाती है। हाँ, यानी उनका हुनर भले ही गलत इरादे से आया था, यहाँ काम आ जाता है। और धोनी, इंस्पेक्टर साहब क्या करते हैं? वो आत्मा से कैसे निपटते हैं? धोनी अपने पुलिस वाले अनुशासन और शायद सूझबूझ का इस्तेमाल करते हैं। कहानी सीधे सीधे ये नहीं बताती कि वो आत्मा को अरेस्ट करते हैं या नष्ट करते हैं, लेकिन ऐसा हिंट मिलता है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल करने में, शायद आत्मा की अशांति को शांत करने में एक जरूरी रोल निभाते हैं। उनका कर्तव्य यहाँ सिर्फ इंसानों तक नहीं रहता, वो इस सुपरनैचुरल चैलेंज का भी सामना करते हैं। और रोहित शर्मा, नेताजी का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है इस क्लाइमैक्स में? क्या वो अभी जमीन के पीछे ही पड़े हैं? रोहित शर्मा का अंत थोड़ा मतलब मिला जुला सा दिखाया गया है कहानी के मुताबिक। या तो पॉलिटिकल प्रेशर में आकर, या शायद पब्लिक में अपनी इमेज बचाने के लिए, या हो सकता है कि सिचुएशन की ग्रेविटी को देखकर वो एक अनपेक्षित कदम उठाते हैं। क्या? वो उस हवेली की जमीन उस गरीब परिवार के नाम करवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं या राजी हो जाते हैं। अरे वाह, तो जो वादा उन्होंने शायद झूठा किया था वो अंत में पूरा हो जाता है। हाँ, एक तरह से शायद ये दिखाने के लिए कि कभी कभी बुरे इरादों से भी कुछ अच्छा निकल सकता है, या फिर राजनीतिक मजबूरियां भी सही काम करवा सकती हैं। उनका जमीन हड़पने का प्लान तो शायद पूरा नहीं होता, लेकिन उन्हें जनता का सपोर्ट बनाए रखने का मौका मिल जाता है। तो अंत में क्या होता है? सब ठीक हो जाता है? वो परिवार सुरक्षित निकल जाता है? मोटे तौर पर हाँ, वो गरीब परिवार, पति पत्नी और बच्चा सेफली हवेली से बाहर निकल आते हैं। उन्हें वो जमीन मिल जाती है जिसका वादा किया गया था। और तिजोरी, आत्मा, तिजोरी का राज खुल जाता है। शायद उसका पैसा सरकारी खजाने में जाता है, या कहानी ये डिटेल नहीं देती। आत्मा को भी शांत कर दिया गया लगता है, और हवेली वो फिर से वीरान हो जाती है अपने रहस्यों के साथ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना। आखिर में एक छोटा सा ट्विस्ट है। बिल्कुल, कहानी एक पूरी तरह से हैप्पी एंडिंग नहीं देती। स्रोत के आखिर में ये बताया गया है कि हवेली अब भले ही वीरान है और शायद उसमें कोई रहता नहीं, हाँ, लेकिन रात के सन्नाटे में आसपास के लोगों को अब भी कभी-कभी उसकी खिड़कियों से अजीब रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। ओ, तो मतलब राज पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ या आत्मा पूरी तरह शांत नहीं है। ये तो कहानी को एक अधूरेपन का एहसास देता है। हाँ, ये अधूरापन शायद जानबूझकर रखा गया है। ये हॉरर कहानियों का एक आम तरीका भी है, सब कुछ सुलझ जाने के बाद भी एक छोटा सा शक या डर बाकी रखना। ये पाठक को सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए इस पूरी कहानी की चर्चा को अब समेटते हैं।
हमने देखा कि कैसे राज उस डरावनी जगह का कहानी 3 जाने पहचाने चेहरों को लेती है और उन्हें बिल्कुल नई अनअपेक्षित भूमिकाओं में डाल देती है। चोर, पुलिस, नेता, हाँ, ये तीनों एक डरावनी हवेली में अपने अपने मकसदों, चोरी, ड्यूटी और कब्जे के साथ पहुंचते हैं। और वहां उनका सामना ना सिर्फ एक दूसरे के इरादों से होता है, बल्कि एक अतृप्त वासनात्मक आत्मा के रहस्य से भी। कहानी में हमें इंसानी लालच, शोषण, मजबूरी और डर के पहलू भी देखने को मिलते हैं। अंत में एक तरह का समाधान तो होता है, तिजोरी खुलती है, आत्मा शांत होती है लगभग, और जमीन गरीब परिवार को मिलती है। लेकिन वो आखिरी रहस्यमयी आवाजें कहानी को पूरी तरह बंद नहीं होने देती। सही कहा। तो अब आखिर में ये सवाल उठता है कि इस कहानी का निचोड़ क्या है? ये जो अंत में रहस्य बाकी रह गया, इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये वाकई सोचने वाली बात है। वो रहस्यमयी आवाजें, देखिए, कई पॉसिबिलिटीज की तरफ इशारा करती हैं। क्या वाकई वहां कोई सुपरनैचुरल शक्ति थी जो पूरी तरह खत्म नहीं हुई? या फिर वो हवेली और उसका माहौल ही इतना नेगेटिव और डरावना बन चुका था कि अब वो इंसानी डर, लालच और वासना के जो बचे खुचे अंश हैं, उन्हीं को आवाजों के रूप में दिखा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आत्मा असल में इन किरदारों के अंदर के ही किसी लालच, डर या अधूरी ख्वाहिश का प्रतीक थी? मतलब आप कह रही हैं कि क्या असल डरावनी जगह वो हवेली थी, या इंसानी मन के वो कोने जहां लालच, डर और शोषण पनपते हैं? ये एक दिलचस्प इंटरप्रिटेशन हो सकती है ना? कहानी हमें किरदारों के जरिए इंसानी फितरत के कई रंग दिखाती है, अच्छा, बुरा, ग्रे। शायद वो आवाजें हमें याद दिलाती हैं कि भारी भूत प्रेतों से ज्यादा खतरनाक इंसान के अंदर के भूत हो सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। या फिर शायद कुछ कहानियां, कुछ जगह अपने रहस्य कभी पूरी तरह खोलती नहीं है, उनका राज बना रहता है, हमें सोचने के लिए और शायद थोड़ा डरने के लिए। तो असल राज क्या था? तिजोरी का, आत्मा का, या इंसानी फितरत का? हाँ, यही सवाल कहानी पाठक के लिए खुला छोड़ देती है।